नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। साथ में हम आपको बताएंगे कि सॉलिड दिख रही है टीम इंडिया। अब ये सॉलिड क्यों दिख रही है, क्या रहा है मंगलवार के नेट सेशन में, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो खबर जो हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे थे, लगातार आपको अपडेट दे रहे थे, और अब लगभग ये कहा जा सकता है कि हमारी जो खबर थी उस पर मोहर लग गई है। यानी आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल था वो रिलीज कर दिया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्लान जो है वो जारी कर दिया है, कार्यक्रम जारी कर दिया है। 19 फरवरी से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी और टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। इसका हमने आपको कई बार ये जानकारी अपने शोज में दी थी। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो खेला जाएगा 23 फरवरी को और फाइनल जो खेला जाएगा वो फाइनल होगा 9 मार्च को। यानी अब स्पोर्ट्स 9 की जो खबर थी पिछले लगभग 2-2.5 महीने से, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस खबर को लेकर आनाकानी कर रहा था, पहले नानुकुर का एक समय चलता रहा, नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, फिर हाँ कर या हर हाँ करने को तैयार हुए, फिर उसमें भी कुछ उन्होंने शर्तें रखी। सब मिला जुला कर जितना वह उठा पटक थी वो सब कुछ हुई, हमने वो सब कुछ रिपोर्ट किया और अब उसकी आखिरी परिणति, आखिरी तस्वीर भी आपके सामने लेकर आ गए। अभी अभी ऐलान हो गया है कि भारतीय टीम जो है वो 23 फरवरी को खेलेगी पाकिस्तान से और 9 मार्च को खेला जाएगा फाइनल। औपचारिकता ही थी बस दीपेश कि हाँ आईसीसी का बड़ा इवेंट है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, एक ऑफिशियली जो शेड्यूल है वो रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज हो गया। तो अब यहां से टीमों के लिए अब एक ही प्लान है, तैयारी शुरू कर दो। बस सर, बिल्कुल तैयारियां शुरू करने का समय आ चुका है। आप कह सकते हैं कि 1 महीने का वक्त है। इसमें जितनी अच्छी तैयारियां जिस टीम की हो जाएंगी, भारत के पास तो हालांकि उनके अब मैचेस बचे नहीं है ओडीआई खेलने के लिए, जो था उन्होंने खेल लिया। अब तो तैयारियां ऐसी होंगी जैसे खेल सकते हैं, मतलब कैंप्स लग सकते हैं, प्रैक्टिसेस कहीं हो सकती हैं, आपस में मैचेस हो सकते हैं। बाकी टीमों का भी जो कहीं ना कहीं तैयारियां होंगी वो इसी हिसाब से अब शुरू होंगी। पाकिस्तान की टीम तैयारी कर भी रही थी अभी तक, साउथ अफ्रीका में उन्होंने हाल ही में 3-0 से सीरीज भी जीती है। तो सब टीमें अब लग जाएंगी एक आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारियों में। और लंबे समय के बाद जून जुलाई में हुआ था जो T20 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद करीब 7, 8, 9, 10 महीने बाद अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी। बहुत मोस्ट अवेटेड चैंपियंस ट्रॉफी की बात हम लगातार कर रहे थे। सर ने भी अभी बताया कि इतने बवाल हुए, जो भी कुछ हुआ सबके बारे में हमने आपको लगातार खबरें दी, लगातार आपको बताया कि किस तरीके से चल रहा है, क्या मामला अंदर का है। पीसीबी और बीसीसीआई की लंबी बहस भी चली, फिर आईसीसी को इंक्लूड कर लिया गया, उसके बाद आईसीसी के पास मामला पहुंचा तो वहां भी लंबी बहस हुई। अब फाइनली जाके एक शेड्यूल का ऐलान हो चुका है जिसमें भारतीय टीम अपने मैचेस खेलेगी बाहर और बाकी टीमें पाकिस्तान में जाकर खेलने वाली हैं। तो ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं। अब बस तैयारियों की बात है, जो ज्यादा अच्छी तैयारियां कर लेगा वो आखिर में कहीं ना कहीं जीत जाएगा। बाकी इंडिया के हिसाब से सर एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान का हिस्सा, जिस चीज के लिए गौतम गंभीर को हायर किया गया था, उनके प्लान में एक ये भी थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी। और ये कह सकते हैं सर कि सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड चैंपियंस ट्रॉफी ये है, क्योंकि 2013 में आखिरी बार हुई थी, 17 में, उसके बाद 7 साल के बाद हो रही है, बीच में नहीं हुई थी, अब दोबारा से हो रही है। पाकिस्तान ही रेनिंग चैंपियन है और इंडिया को ही हरा के वो फाइनल जीता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो भी एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका मेजबान खुद पाकिस्तान है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा ना कि आपको हम लगातार अपडेट दे रहे थे इस खबर का। अब वो आखिरी जो खबर थी वो भी हमने आपको बता दी। वैसे मजेदार बात यह है कि वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनलिस्ट थी, हार गई थी, वो अलग चीज है। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता हुआ है। तो जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है वो इंडियन टीम के लिए बहुत ही एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है। भारतीय टीम के लिए जैसे रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हुए, इस तरह के खिलाड़ी जो T20 से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत हाई पॉइंट है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस मिनी वर्ल्ड कप को जीतें और उसके बाद फिर क्या पता इस फॉर्मेट को भी अलविदा कहने की तरफ कदम बढ़ाएं। चलिए, तो ये खबर, इस खबर का जो अंतिम स्वरूप था वो भी हमने आपसे शेयर किया। अब आते हैं सॉलिड दिख रही है टीम इंडिया पर। सॉलिड कैसे दिख रही है? वो जो नेट सेशन हुआ मंगलवार को, आप जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के समय में फर्क है। हम जब बात कर रहे होते हैं तब वहां पर नेट सेशन हुए कई घंटे बीत चुके होते हैं। तो वहां से जो तस्वीरें आई, वहां जो हमने बातचीत की, जो लोकल लोगों से समझ में आया, वही समझ में आया कि भारतीय टीम पूरे अपने कॉन्फिडेंस में है। और जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की है वो भी खबर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा प्रॉपर एक नेट सेशन हुआ और कप्तान रोहित शर्मा ने जमकर बल्लेबाजी की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात कि रोहित शर्मा ने जमकर बल्लेबाजी की? क्योंकि रोहित शर्मा को चोट लग गई थी। अगर आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो पिछला प्रैक्टिस सेशन जो था उसमें उनको चोट लग गई थी। हालांकि हम लगातार ये बता रहे थे कि जो ये चोट
उन्हें लगी है, वो चोट गंभीर नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेट्स में इस तरह की चीजें कई बार हो जाती हैं। आकाशदीप को भी हल्की फुल्की चोट लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, करीब आधे घंटे बल्लेबाजी की, और इस दौरान ठीक ठाक संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद थे जो उनको देखने आए थे। अच्छे शॉट्स खेले, कुछ एक दो अच्छे पुल शॉट्स भी उन्होंने खेले जो उनके पसंदीदा शॉट्स में से है। एक पॉजिटिव जोन में नजर आए, एक पॉजिटिव फ्रेम में समझ में आए। और सवाल दीपेश यही कि एक बल्लेबाज के तौर पर वो जो कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं, मतलब बताने की जरूरत नहीं कि रोहित शर्मा एक बल्लेबाज के तौर पर क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये तय है कि बहुत समय से उन्होंने वो किया नहीं है, चाहे आप वो न्यूजीलैंड की सीरीज उठा लें, चाहे जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे वहां पर उठा लें। बैटिंग ऑर्डर भी अपना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने, मध्य क्रम में आए हैं, वरना चाहते तो ओपन करते और देखा जाता, फिर वो एक अलग परिस्थिति होती। लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, टीम में अपनी जो सीरीज में अपनी टीम की जगह है अभी फिलहाल उसको समझना, कुल मिलाजुलाकर एक बड़ी पारी ड्यू है और मेलबर्न एक अच्छा मैदान हो सकता है रोहित शर्मा के बैटिंग स्टाइल के लिए। बिल्कुल सर, वापसी के लिए सबसे बेहतरीन मौका हो सकता है टीम इंडिया के कैप्टन के लिए, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी है भारतीय टीम को। आप अब बड़ा कैप्टन वही होता है जो जरूरत के वक्त खड़ा हो जाता है। सर लगातार बताते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चला, लेकिन फाइनल में जब उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पारी की जरूरत थी तो उन्होंने वहां वो रन भी किए, 91 रन कर दिए उन्होंने। तो ये तो वही बात है। ऋषभ पंत की आप पिछली गाबा टेस्ट की देख लीजिए, विराट कोहली पूरे T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले लेकिन फाइनल में रन कर दिए तो इंडियन टीम जीत गई। अब जो था वो बीत चुका है। पिछले 2 टेस्ट मैचेस में जो भी हुआ, एक टेस्ट मैच इंडिया हारी या फिर दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ, बट अब जो वो हो चुका है वो सब बीत चुका है। अब आपके पास है जो आप आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि खेलने आते हैं निचले क्रम में, तो वहां कहीं ना कहीं एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 150 रन किसी के साथ पार्टनरशिप करने की। कोई ये नहीं कह रहा कि वहां आपको सेंचुरी ठोकनी होगी, वैसे बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन है कि हम 40-50 या 100 रन की पार्टनरशिप उनसे मांग रहे हैं। बाकी रोहित शर्मा का जो कद है वो तो 100, 200, 300 का भी है। यही माना जाता है कि 300 बनाने वाले अगर आप गिने चुने बल्लेबाजों का आज की डेट में देखेंगे जो टेस्ट में कर सकते हैं, तो रोहित शर्मा का नाम बिल्कुल उसमें सामने आएगा आपके सामने। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी उनके लिए। एटलीस्ट एक पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर उनको 100-125 रन की उस नंबर पे लगानी होगी जिसमें बल्लेबाजी करने आते हैं। कॉन्फिडेंस एक बार वापस आ जाए तो रन्स तो आ जाएंगे। अब ये चीज तो उनको इस समय नहीं समझाई जा सकती कि टेक्निक में आपकी में ये खराबी है या फिर आप ऐसे गलत कर रहे हो, ऐसे स्क्वायर्ड अप हो जा रहे हो फास्ट बॉलर्स के सामने। तो वो चीज तो वो बहुत अच्छे से खुद भी समझते होंगे, कोई बैटिंग कोच उन्हें ये चीज नहीं समझा सकता। बट हाँ, एक चीज है जिस चीज में शायद थोड़ा सा लैक कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस है, और बल्लेबाजी में जब रन नहीं आ रहे तो कप्तानी में भी सर उसका सीधा सीधा फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया ना, मैं यही आने वाला था अभी दीपेश की, अपनी जगह को लेकर, अपने रोल को लेकर, वो जो उनकी क्लैरिटी है उनके जहन में, दिमाग में, वो नजर आई। बताऊंगा अभी उन्होंने जो 2 खिलाड़ियों के लिए बातचीत की, यशस्वी जायसवाल के लिए उन्होंने नाम लेकर बात की, शुभमन गिल के लिए नाम लेकर बात की, लेकिन उस बात में जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है, होता क्या है, हम जब एक टीम में खेल रहे होते हैं ना, जैसे ही हमारा अपना परफॉर्मेंस डिप होता है, हम कोशिश ये करने लगते हैं कि अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दें, इसको थोड़ा सा टोपी ट्रांसफर कर दें, थोड़ा सा इसके ऊपर बात डाल दें, इसने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी। हम अमूमन क्या करते हैं जिंदगी में, खुशियां जब अपना काम ना चल रहा हो तो दूसरों से छीनना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काम रोहित शर्मा ने नहीं किया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर जो कहा, वो उनका कोट दिखाइए, फिर आपको बात समझ में आएगी कि मैं ये क्यों भूमिका बांध रहा था। उन्होंने कहा, जब आपकी टीम में यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी हो तो आप उसकी सोच के साथ बहुत बदलाव नहीं करना चाहते, उसे वैसे खेलने की छूट मिलनी चाहिए जैसे वो खेलता है। उसको बहुत ज्यादा सोचकर बल्लेबाजी करने के लिए कहना भार डालने जैसा होगा। वो अपनी बल्लेबाजी को किसी और से बेहतर समझता है। विरोधी टीम के गेंदबाज वही हैं, बस मैदान बदलने पर उनके अनुसार खुद को ढालने की चुनौती है। हमारे खिलाड़ियों को उनके गेंदबाजों की रणनीति समझनी होगी। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि हाँ वो कोई रिस्की शॉट खेलकर आउट हो गए या बहुत कोई फैंसी शॉट खेलकर आउट हो गए। उन्होंने कहा क्या कि अगर मैं उसको अब इस मोड़ पे जाकर बहुत कुछ समझाने लगूंगा ना कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तो वो और कंफ्यूजन ही क्रिएट कर दूंगा और ज्यादा उसके ऊपर भार ही डाल दूंगा। इससे अच्छा बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है, जिस फ्रीडम के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां तक पहुंचे हो उसी फ्रीडम के साथ बल्लेबाजी करो, जो होगा मैं यहां बैठा हुआ हूं। बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही ले सकता है एक कप्तान। अब यशस्वी जायसवाल इस साल सबसे ज्यादा सेंचुरी और रन करने वाले बल्लेबाजी लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं जो रूट के बाद, तो रन्स तो उन्होंने किए हैं। अब मैं एक ही चीज मानता हूं कि आप राहुल द्रविड़ को वीरेंद्र सहवाग नहीं बना सकते और वीरेंद्र सहवाग को आप राहुल द्रविड़ नहीं बना सकते। तो यहां तो सीधी सी बात है, टेक्निक
ठीक है, आप उनको ये बता सकते हो कि भाई थोड़ा टाइम ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे इस चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई केएल राहुल की तरह 100-150 गेंद खेल, 50 रन बना, उसके बाद अपनी पारी को आगे बढ़ा। वो उनका स्टाइल ही नहीं है ना। स्टाइल जब उनका मारा पीटी का है, आप देख सकते हैं, एग्रेशन में बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, ज्यादातर अटैक करके खेलना ठीक समझते हैं। फर्स्ट टेस्ट भी हम जीते थे तो इसी वजह से जीते थे क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने खुला अटैक खोल दिया था। केएल राहुल उनके साथ आराम से लगे हुए थे, लेकिन अटैक जो किया था वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही किया था, यशस्वी जायसवाल ने। तो मैं मानता हूं कि स्टाइल यही हो, उसमें ज्यादा छेड़खानी ना हो, क्योंकि अगर यहां अब अपनी अप्रोच और अग्रेशन को कहीं ना कहीं बदलने गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी रोहित शर्मा की एकदम सही बात है, आप कीजिए अपना काम जो कर रहे हैं, इसी अप्रोच के साथ रन आ जाएंगे। अगर आने होंगे तो ट्रेविस हेड ने भी अपने मैं सर गावा की पर्टिकुलरली बात करूं तो 3 बार डक पे आउट हुए थे हमारे अगेंस्ट सेंचुरी मारने से पहले, तो अप्रोच में तो कोई बदलाव नहीं किया। गोल्डन डक 3 आए, उसके बाद एक सेंचुरी आ गई इंडिया के खिलाफ, तो अप्रोच में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। रन आएंगे तो वैसे ही आएंगे। थोड़ा सोच और माइंडसेट अगर ठीक रहे, किन गेंदबाजों के ऊपर चढ़ना है ये ठीक तरीके से समझ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब से उन्होंने मिचेल स्टार्क को वो पिन किया है कि आपकी गेंद थोड़ी स्लो आ रही है, तब से थोड़ा चीजें बदली हैं। एग्रेशन जरूरी है। विराट कोहली ने भी अपने पहले दूसरे दौरे पे ऐसे ही छेड़ा था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कह देते कि भाई आप इज्जत अगर दे नहीं सकते तो आप मेरे से उम्मीद भी मत कीजिए कि मैं आपको दूंगा। जब इतना सब कुछ हो गया तब भी उन्होंने रन किए। तो मैं मानता हूं कि कीजिए, जो काम अपना करना है वो कीजिए। एग्रेशन आपको दिखाना है, स्लेज आपको करना है, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों से मजे लेने हैं। लेकिन जिन भी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वालों ने मजे लिए, उन्होंने रन फिर बहुत ज्यादा किए। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है और दूसरा ऋषभ पंत। लगातार स्टंप्स के पीछे से छेड़ते रहते थे टिम पेन को, लेकिन फिर मैचेस भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जिताए। तो बस इसी तरीके की एक्सपेक्टेशन है सर। स्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टाइल चेंज करने में अगर फंस गए तो 2 टेस्ट मैच बहुत जल्दी निकल जाएंगे और रन भी नहीं आएंगे। बिल्कुल, यानी आप जैसे थे वैसे ही रहिए। और जिस तरह से बल्लेबाजी करके आपके लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुले थे, जिस तरह की बल्लेबाजी करके आपने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई, फिर जिस तरह की बल्लेबाजी करके आप एक स्थायी सदस्य बन गए, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोच को बदला जा सकता है, थोड़ा सा उस टेम्परामेंट को बदला जा सकता है, थोड़ा सा उस एग्रेशन को बदला जा सकता है। बाकी कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बदलाव करना है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, यानी रोहित शर्मा नहीं जाएंगे कहने की, वो आप खुद से समझिए, खुद से करिए, क्योंकि आप भी एक मैच्योर खिलाड़ी हैं। यही क्लैरिटी दी है एक तरीके से रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को कि भैया अपना गेम खेलो, अपने गेम को एंजॉय करो, फेल्योर से मत डरो। यहां कप्तान मैं बैठा हुआ हूं, जो भी इधर उधर से प्रेशर आएगा उसको झेलने के लिए मैं हूं। इतनी फ्रीडम देना ना एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको मिल जाए। वरना अभी अगर कप्तान प्रेशर में होता और बुलाकर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी तो कह सकते थे कि यशस्वी जायसवाल की एक इनिंग अगर 161 रन की छोड़ दें तो हमें उससे उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पूरी की पूरी कहानी बदल जाती। और गलत वो भी नहीं है, बयान वो भी गलत नहीं होता, फैक्चुअली वो बयान सही है, लेकिन कहने का तरीका जो है शायद वो चीजों को बदल देता। शुभमन गिल को लेकर भी बड़ी शानदार बात कही रोहित शर्मा ने, दिखाया कितना बड़ा दिल है उनका और किस तरह से वो खिलाड़ियों को बैक करते हैं। गिल कमाल का बल्लेबाज है, हम सभी उसकी योग्यता जानते हैं, हमें उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है, हम उसको भी आजादी से खेलने देते हैं। यशस्वी की तरह ही मैंने उस पर भी बेवजह दबाव नहीं डाला है, उसे बड़े स्कोर बनाना आता है। बस इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब 30-40 रन बने तो उसे बड़ी पारी में तब्दील किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करना चुनौती भरा रहता है। मतलब कुल मिलाजुलाकर आप अगर देखें तो रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को यह मैसेज भी दे दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारे बगल में खड़े हुए हैं, अपना नेचुरल गेम खेलो, लेकिन अगर 30-40 रन आ जा रहे हैं तो फिर उसको ले जाओ ट्रिपल फिगर तक, करके दिखाओ जो तुम अब तक करते आए हो। हाँ, वही थोड़ी सी दिक्कत है सर। स्टार्ट उनको मिल रहा है लेकिन एक खराब शॉट उनकी अच्छी खासी बनी बनाई पारी को खराब कर दे रहा है, तो ये चीज उनको ध्यान रखनी होगी। और कोई शुभमन गिल भी सर भले ही उम्र में 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ा क्रिकेट खेला है। स्टार बने थे तो ऑस्ट्रेलिया से बने थे, बट खराब बात यही है कि उस ऑस्ट्रेलिया में जो वो गावा में 91 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद से किसी भी ओवरसीज टेस्ट में 30 के ऊपर भी रन नहीं बनाए। तो यही शायद कप्तान, अब हम लगातार एक बात करते हैं कि आंकड़ों पे कोई ध्यान नहीं देता या फिर बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं देखे जाते, बट इससे ही आप समझ सकते हैं कि 30-40 रन का जो ये आंकड़ा है वो रोहित शर्मा के दिमाग में भी कहीं ना कहीं है कि शुभमन गिल इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। तो जाना होगा, इसको बड़ी पारी में तब्दील करना होगा। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि शुभमन गिल जिस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा, वहां चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे। पिछली दोनों टेस्ट सीरीज जीतों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब 500+ रन उन्होंने किए, अपने शरीर पे गेंदें खाई हैं। एक टेम्परामेंट, एक कहते हैं ना, एक
ओल्ड स्कूल टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा में आपको देखने को मिलेगा। पेशेंस उसमें बहुत देखने को मिलेगा। कुछ वही बात है कि आप गेंद फेंकते जाइए। चलिए केएल राहुल के साथ तो ऐसा है कि शरीर पे गेंद आती है तो उसको खेल लेते हैं, मार देते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने तो वो गेंदें शरीर पे खाई हैं, तब जाके भारतीय टीम टेस्ट मैच जीती थी, तब भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीती थी। अभी भी सर याद होगा, लगातार अखबारों में उनकी फोटो छप रही थी कि 17 के 18 मार्क उनके शरीर पे थे जब वो टेस्ट मैच खत्म हुआ। तो इस लेवल का टेम्परामेंट होना चाहिए नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए कि भाई मैं खड़ा हूं, मेरे आसपास पूरी टीम खेलती रहे, मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जो काम वनडे वर्ल्ड कप में, पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली नंबर 3 पे करते रहे कि मैं जमा हुआ हूं, बाकी जिसको आके मारना है वो मारता रहे। ऊपर से रोहित मार के गया है, दूसरे नंबर पे मैं जमा हुआ हूं, बाकी जिसको खेलना खेले। ये काम एक नंबर 3 बल्लेबाज का होता है। तो ओवर एग्रेसिव होने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। शुभमन के लिए ओपनिंग बल्लेबाज अब नहीं रहे हैं कि जाके पारी को शुरुआत देना है, चल गए तो चल गए, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 नंबर के बल्लेबाज हैं और 3 नंबर का बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आप हर एक बड़ी टीम में 3 नंबर पे उस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं जो उस टीम का बेस्ट बल्लेबाज होता है, चाहे वो पाकिस्तान के केस में बाबर आजम हो, ऑस्ट्रेलिया के केस में मानस लाबुशेन या स्टीव स्मिथ हो, या फिर और भी किसी टीम की अगर आप बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के केस में एडन मार्करम हो। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि जितनी भी बड़ी टीमें हैं, 3 नंबर इतना क्रूशियल है जहां पे शुभमन गिल खेलते हैं। और जब उन्होंने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई मैं ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार हूं जायसवाल के लिए, मैं नंबर 3 खेल लूंगा, तो उस चीज को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। कई बार ओवर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है और यही पुजारा ने सर पिछली दोनों सीरीजों पे सिखाया भी था कि आप 500 के प्लस एक सीरीज में रन तब भी कर सकते हो जब आप 50 से 60% जो गेंदें हैं उन्हें अपने शरीर पे खा लें किसी तरीके से। बिल्कुल रन बनाने चाहिए। मतलब अब सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां तो अलग थी, लेकिन ये चूंकि आपने जिक्र किया शरीर पर गेंद को खा लेने का, जब सौरव गांगुली ड्रॉप हुए टीम से और उसके बाद उनकी वापसी होती है, दिलीप वेंगसरकर तब चीफ सिलेक्टर थे और ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि चलो भाई सौरव गांगुली को एक चांस और दिया जाए। सौरव गांगुली पहुंचे, बहुत ही आइसोलेटेड चल रहे थे। अगर आप याद हो, बहुत छोटे रहे होंगे आप, वो विज्ञापन भी उस वक्त बना था जब वो ईडन गार्डन में बैठे कहते हैं कि अपने दादा को भूल तो नहीं गए हैं आप। मतलब किसी विज्ञापन में ये लाइन कहना सौरव गांगुली का कि अपने दादा को आप भूले तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी। दैट टू ईडन गार्डन्स में। अगर ये कहीं आप कहते कि चेन्नई में और बैंगलोर में, फिर भी थोड़ा सा बात पच जाती। ईडन गार्डन में सौरव गांगुली को मुझे लगता है वहां की घास भी नहीं भूल सकती है, वहां की जो रोप लगी है वो रोप नहीं भूल सकती है, वहां स्कोर बोर्ड पर जो स्कोर के वो होंगे ना ब्लॉक्स, वो भी नहीं भूल सकते। लेकिन वो विज्ञापन आया था। उसके बाद सौरव गांगुली पहुंचते हैं, पॉचेस्ट्रूम में एक प्रैक्टिस मैच होता है, वहां वो कुछ रन्स करते हैं। उसके बाद जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच होता है। वो टेस्ट मैच आपको जरूर याद होगा जिसमें श्रीशांत आंद्रे नेल को छक्का मारते हैं और उसके बाद बैट घुमाते हैं। उसी टेस्ट मैच का किस्सा है। सौरव गांगुली ने पहली, लो स्कोरिंग मैच था, उन्होंने पहली पारी में इधर उधर चोट वोट खा के रन्स किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि कई बार ये ज्यादा बेहतर होता है, इट्स बेटर गेटिंग हर्ट रादर देन गेटिंग आउट। तो ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी कोई ऐसा नहीं किसी एक बल्लेबाज की है, ये थ्योरी हर बल्लेबाज की है। जब उसका समय सही ना चल रहा हो, जब उसको ये प्रण करके जाना है कि मुझे रन बनाना ही बनाना है, फिर चाहे चोट लगेगी चाहे जो होगा, मैं रन बना के आऊंगा। आप 10 में से 8 बार रन बनाकर आएंगे अगर इस मानसिकता के साथ जाएंगे, जो काम उस टेस्ट मैच में सौरव गांगुली ने किया। दोनों ही इनिंग में उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। राहुल द्रविड़ कैप्टन होते थे और भारतीय टीम वो टेस्ट मैच जीती भी थी। तो इतिहास भी रचा था भारतीय टीम ने उस मैच को जीतकर। तो यह वही स्थिति है इस वक्त हर उस बल्लेबाज की जो भारतीय टीम में रन्स नहीं कर पा रहा है कि आप सोच कर जाएं कि चाहे जो हो जाए, गेंद को छोड़ना पड़ेगा, गेंद को शरीर पर लेना पड़ेगा, लेकिन रन करके आऊंगा, तो शायद वो फाइटिंग स्पिरिट जो होती है वो दिखाई देगी। चलिए पिच पर आ जाते हैं। जब गेंद की इतनी बात हो गई, चोट की बात हो गई, तो अगला जो क्यूरियोसिटी होती है वो होती है पिच को लेकर। रोहित शर्मा गए पिच देखने। अब वैसे पिच क्यूरेटर ने क्या कहा है एमसीजी के, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने पिच का मुआयना कर लिया, साहब चले गए देखते हुए, और उनका देखने के बाद उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 टेस्ट के मुकाबले ये पिच अलग है। क्योंकि पहले जो 3-4 मैचेस उन्होंने फॉलो किए होंगे, देखे होंगे, या याद जो जिसके वीडियोज उनको दिखाए गए होंगे, उसके मुकाबले उन्हें घास ज्यादा नजर आई। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ड्राई विकेट नहीं दिख रहा है, यानी इस विकेट पर जान होगी। अब ऐसे में रोहित शर्मा कम से कम अच्छी बात ये रही है दीपेश कि टॉस के मामले में लकी रहे हैं अभी तक। अगर आप ये देखिए, चाहे वो देखिए बात करने के लिए 50 चीजें होती हैं, आप एक
एक आदमी जब किसी तय समय पर फैसला ले रहा होता है तब उसकी जो मानसिकता होती है और हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। हमारे पास बहुत सारा समय होता है और उस समय 4-6 घंटे का खेल हो चुका होता है, तब हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करना ठीक था या नहीं था। बट वो लकीर है, वो कम से कम मेलबर्न में भी यही चाहेंगे कि सिक्के का जो फैसला है वो मेरे पक्ष में आ जाए, ताकि ये जो विकेट है उससे टैकल करने के लिए मैं सही फैसला ले सकूं। बिल्कुल सही बात है सर। और अभी तक फॉर्चुनेटली मतलब मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारे फैसले बड़े गलत थे। हम क्लाउडी कंडीशंस में और ग्रीन टॉप विकेट पे बैटिंग करने पहले चले गए, 46 पे ऑल आउट हो गए, मैच हार गए, मैच हारे, सीरीज भी हार गए। बट ऑस्ट्रेलिया में हमने पिच को थोड़ा सा बेहतर रीड किया है पिछली सीरीज के मुकाबले। अगर आप देखोगे पहले टेस्ट मैच में भी हमने, ठीक है, जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे, बल्लेबाजी का रिस्क उठाया, 180 पे ऑल आउट भी हो गए, लेकिन फिर ये था ना कि इस पिच में इतनी जान है कि तीसरे दिन भी ये भाई हमको सपोर्ट करेगी। बुमराह को पता है कि सपोर्ट कर रही है तो मैं सपोर्ट से तो बहुत कुछ निकाल लूंगा, और ऐसा निकाला कि 105 रन पे ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑल आउट कर दिया। वहां से तो फिर चलो टीम इंडिया ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की, वो यशस्वी जायसवाल का शतक हुआ, शुभमन गिल का। सर मैं उस टेस्ट मैच की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि आपको एक जीत को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपने जो प्लान्स आपने एक पिच के हिसाब से किए उन्हें उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। भले ही एक ग्रीन टॉप विकेट पे आपको पता है कि भाई मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड को आपको फेस करना है, आप चले गए आंख मूंद के और 180 पे आपकी टीम ऑल आउट भी हो गई, लेकिन फिर इतना होना चाहिए ना कि भाई हम अगर लो स्कोर पे भी जाते हैं, चूंकि अभी हमारी बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं है, हो सकता है कि एक और बार आपको एक कोलैप्स देखने को मिले, 200 से पहले हम ऑल आउट हो जाएं, लेकिन फिर उसी तरीके का काम करना होगा जी जो आपने किया था पर्थ में। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई और तो रन कर नहीं पाया, लेकिन हमने ट्रेविस हेड से 150 रन खा लिए तो हम वहां पीछे छूट गए। बार बार ये बहाना नहीं चलेगा। और थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी थोड़ा बुरा लगता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, सबसे महंगे यहाँ पे कोचेज, सबसे बढ़िया फैसिलिटीज, और तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे जी एक ऐसे बल्लेबाज का जिसकी टांगे ही नहीं चलती। तो ये अपने आप में थोड़ा सा खराब बात है। बस इन चीजों से थोड़ा सा जूझ लें। अगर जो प्लान्स हैं उन प्लान्स को अगर उनको इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो कोई भी पिच हो दुनिया की, जो रवि शास्त्री कह भी करते थे कि भाई पहले दिमाग से पिच को निकालो, हमको 20 विकेट लेने हैं और मैच जीतना, चाहे हम डरबन में खेल रहे हो, मेलबर्न में खेल रहे हो या फिर लॉर्ड्स में खेल रहे हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, 20 विकेट अगर टाइम से हमने निकाल लिए तो हम मैच कहीं नहीं हारेंगे। और शायद यही वजह रही कि रवि शास्त्री और विराट कोहली के राज में भारतीय टीम ने विदेशी जमीन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार जीतें उन्हें मिली, क्योंकि वहां गेंदबाजों का बड़ा अच्छा योगदान रहा था। थोड़ी सी कमी रोहित शर्मा के फेज में ये देखने को मिली है कि पिच को उस तरीके से रीड नहीं कर पाए, कई बार टॉस में गलती हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्चुनेटली ठीक है, बस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। और जिस तरीके से सर अभी आपने बताया, अभी हम कल बात कर रहे थे कि आकाशदीप के पास एक फॉर्मूला है ट्रेविस हेड को आउट करने का, उन्होंने ढूंढ लिया, तो उन फॉर्मूले, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट उसी तरीके से कर लीजिए तो दुनिया की कोई भी पिच है सर, घास वाली विकेट है, ड्राई विकेट है, सूखा विकेट है, भारतीय टीम हारेगी तो नहीं। बिल्कुल, कहने का लब्बो लुआब ये है, आप 100 रन पर आउट हो जाइए लेकिन फिर विरोधी टीम को 50 पर ऑल आउट करके भी दिखाइए, ताकि समझ में आए कि हाँ अगर उनके गेंदबाजों ने आपको आउट किया तो आपके गेंदबाजों को भी पिच से वो मदद मिली या उनके बल्लेबाजों के लिए भी वो पिच चुनौती बनी। वरना आप 100 पर आउट होकर अगर 250 बनवा लेते हैं तो मैच उसी दिन फिर आपके हाथ से निकल जाता है। कुल कहानी यही है। चलिए, मेलबर्न टेस्ट से पहले जो है एक बयान और इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उस बयान में ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच हैं एंड्रू मैकडोनल्ड, उन्होंने एक तरीके का माइंड गेम खेला है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब ब्रिस्बेन टेस्ट जो ड्रॉ हुआ ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ को आगे सीरीज से मत जोड़िए। जबकि ब्रिस्बेन टेस्ट जब ड्रॉ हुआ था तो लगातार चर्चा इस बात की थी वर्ल्ड क्रिकेट में कि कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच का ड्रॉ होना ऑस्ट्रेलिया को खलेगा। और ऑस्ट्रेलिया को खलेगा किस लिए? क्योंकि 445 रन बनाने के बाद 219 रन पर 213 या 219 रन के आसपास 9वां विकेट गिराने के बाद अगर आप फॉलो ऑन बचाने में कामयाब हो गया भारतीय टीम तो फिर उनके तरफ मोमेंटम गया है। लेकिन एंड्रू मैकडोनल्ड कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हर टेस्ट मैच एक अलग टेस्ट मैच होता है, इसलिए हमको नहीं लगता कि उसका कोई फर्क पड़ता है। असल में कहानी ये भी है कि अगर वो ये कह देंगे कि फर्क पड़ता है तो फिर तो स्वीकार उन्होंने कर ही लिया कि हाँ दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी जो मोमेंटम शिफ्ट होने वाली बात दुनिया में हो रही है वो वहां पर भी है। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दे देते हैं, शो को खत्म करें उससे पहले भी हमने आपको बताया कि रोहित शर्मा पिच देख कर आए हैं, तो पिच क्यूरेटर जो है एमसीजी के वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी लगभग वही बात कही है जो रोहित शर्मा को हम बता रहे थे कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि पिच में थोड़ी घास ज्यादा है, और ये उन्होंने स्वीकार भी किया। यानी जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के चीफ क्यूरेटर हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेलबर्न में पिच में थोड़ी घास ज्यादा छोड़ी गई है, जिससे गेंदबाजों को अतिरिक्त रफ्तार और उछाल मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पिचों से इस पिच की तुलना करना ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब मेरा इसमें जो प्रश्न है वो बड़ा सीधा है। आज से शायद मतलब जैसे आप एसी और बीडी पढ़ते हैं ना बिफोर क्राइस्ट, उस तरह से
अगर बुमराह से पहले और बुमराह के बाद की क्रिकेट को हम एनालिसिस करेंगे, या जब भी कोई बुमराह पर किताब लिखी जाएगी या बुमराह पर कोई बड़ा हम शो कर रहे होंगे और हम ये बताएंगे कि साहब बुमराह से पहले क्या होता था और बुमराह के आने के बाद क्या हुआ, तो उसमें ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से उसका एनालिसिस होना चाहिए कि अगर ये खबर कि पिच में थोड़ी घास छोड़ी गई है और तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी ज़्यादा, अगर ये बुमराह के टीम इंडिया में रहने से पहले आती तब तो हमारे लिए चिंता की बात थी कि भाई ये तो हमारे बल्लेबाजों को परेशान करेगी और हमारे पास ऐसे गेंदबाज है नहीं, मतलब उस तरह का क्वालिटी गेंदबाज नहीं है जो उन कंडीशंस को ऑस्ट्रेलियन से भी बेहतर एक्सप्लॉइट कर ले। अब जब बुमराह हैं तो फिर हमें क्यों चिंता करनी है, पिच में आप घास छोड़िए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही होगा जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम 100 पे आउट होंगे, तो बुमराह आपको 50-60 रन पर आउट रखने की काबिलियत रखते हैं। और घास पे तो सर आप एक एक्स्ट्रा एडिड एडवांटेज दे रहे हो हमारे मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को भी बिल्कुल। बुमराह की तो आप बात बुमराह को तो कहीं भी दे दो, कैसे भी विकेट दे दो, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम तो यही है कि एडवांटेज में हम भी हैं, थोड़ा सा लैक हम कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे छूट रहे हैं, तो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी की वजह से। गेंदबाजों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि हमको कोई उससे सोचना पड़े। एक आध शतक आता है, ठीक है, विराट कोहली ने भी 650 रन कर दिए थे 2014 में, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई ट्रेविस हेड कोई नया काम ऐसा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने 2 सेंचुरी लगा दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। और बिल्कुल सही बात है कि 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी आ गई, अब शायद फ्लॉप भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड के फ्लॉप होने के बाद का प्लान क्या है वो तो बताएं मैकडोनल्ड साहब। और यही सर एक और बात हो जाती है कि उन्होंने कह दिया कि भाई कोई मोमेंटम नहीं होता, हम बड़े अच्छे शेप में, ड्रॉ हो गया तो क्या हो गया। एक और ऐसा कोच था जिसको 3 साल पहले ऐसा ही घमंड था, जस्टिन लैंगर उस वक्त कोच थे। जब गाबा टेस्ट मैच के आखिरी दिन पिच को देखने गए तो उसमें इतने बड़े बड़े उन्होंने क्रैक्स देखे के और ऐसे ताली मारी थी, वो वीडियोस भी हमने देखी थी बाद में कि भाई अब तो गई टीम इंडिया, अब तो नेथन लायन इन्हें घुमा देंगे। उसके बाद नेथन लायन को किस तरीके से ऋषभ पंत ने घुमाया, जब उनसे बाद में टेस्ट मैच जीतने के बाद पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, आपको कैसे भरोसा हो पा रहा है कि 41 साल बाद आप इस मैदान पे हार गए, एक लड़के ने इतना आपको मारा, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। वो बहुत सारी उनकी आबादी है जी और बहुत सारे टैलेंट उनके पास है, तो उनको कभी हल्के में मत लेना। तो इनका भी घमंड ऐसे टूटेगा, बस इंतजार इसी बात का है कि ये मोमेंटम वाला जो बयान है ना वो मेलबर्न टेस्ट के बाद चेंज हो जाए, अपने लड़के अगर अपना काम पूरा कर जाएं तो फिर जैसे जस्टिन लैंगर के साथ उस वक्त हुआ था 3-4 साल पहले। और अब कमेंट्री बॉक्स में भी बैठे रहते हैं तो लगातार यही बात कहते हैं कि भाई ये ड्रॉ इन्होंने करा लिया लेकिन बच के रहे ऑस्ट्रेलियन टीम। ऐसा ना सोचे कि ड्रॉ के बाद हम थोड़ा ज्यादा उसमें एज हमको ज्यादा मिला हुआ है या फिर भारतीय टीम कहीं पीछे। एकदम से कमबैक करती है और फिर ऐसा कमबैक करती है कि ऑस्ट्रेलियंस माथा पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जिस मैदान पे 41 साल से नहीं हारे उस पर एक टीम हरा गई और सीरीज 2-2 बार ले गई, नेट बॉलर हरा गए। तो ये चीजें पुराना इतिहास भी थोड़ा देख लें। एंड्रू मैकडोनल्ड को अभी उतनी आदत है नहीं भारतीय टीम की, कहीं ना कहीं जब आए थे 2023 में भारत आए थे टेस्ट मैच की जो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे, उस वक्त पॉन्टिंग भी इनके साथ थे, खुद भी थे, तब बड़े दावे किए गए थे सर कि ये हमारा शायद जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका आखिरी दौरा होगा इंडिया में तो हम इनको हराएंगे। इस बार किसी भी तरीके से वहां भी नहीं जीत के गए थे। तो इंडिया को टेस्ट मैचेस में हराने का तो भाई आप जो सपना है वो ख्वाब है वो तो पिछले 10 सालों से देख रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बाकी जितने भी सर ये मोमेंटम को लेकर बयान है, पिच को लेकर बयान है, मैं फिर वही बात कहूंगा सर, अगर गिवन डे पे टीम कोई भी हो, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अगर हमारों की अच्छी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसे नहीं है कि सर कोई भगवान या जादूगर खेलने आते हैं बल्ला लेके कि भाई हाँ ये तो सेंचुरी करेंगे। 10 साल में इतिहास बहुत पलटा है और इस लेवल का पलटा है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टीम है जिसने पिछले 10-12 सालों में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं वो हमारे सामने बड़ी छोटी नजर आती है क्योंकि लगातार हारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई सीरीज ड्रॉ करा के आए या 1-1 से बराबर रही हो, 2-2 से बराबर रही हो, हमारे नेट बॉलर्स तक ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और आप जिस बात को कह रहे हैं ना कि कई बार आप जो दम्भ पाले बैठे हुए होते हैं वो इस तरह से टूटता है, वो गुरूर इस तरह से टूटता है। मुझे 2007-8 की चैंपियंस वो याद आ रही है, सीबी सीरीज। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा करके गई थी भारतीय टीम, मतलब ये वही सीरीज है जिसमें मंकी गेट एपिसोड हुआ, ये वही सीरीज है जिसमें पर्थ में भारतीय टीम जीती। तो हुआ यूं कि सीबी सीरीज शुरू हो रही थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचे। फॉर्मेट ऐसा था कि बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला था, जो भी टीम 2 मुकाबले जीतेगी वो जीत जाएगी सीबी सीरीज। 2 ऑस्ट्रेलिया के बड़े कमेंटेटर्स, नाम छोड़ देते हैं, आपने तो लैंगर का नाम ले लिया, मेरा लेना नाम ठीक नहीं लगता। तो मैं ग्राउंड में एंट्री कर रहा था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि 2 ही मैच खेले जाएंगे और तीसरे मैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी जरूरत, भारत ने दोनों मैच पहले ही ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बड़ा अच्छा खेला और दोनों ही मैच में सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेले थे। और ये तब की बात है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन कौन होता था, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, एंड्रयू साइमंड्स, माइकल हसी, छोड़ दूं या अभी आगे बढ़ूंगा। 7 की वर्ल्ड कप टीम है जो जीती हुई टीम थी वही, ब्रैड हॉग, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, मतलब उस टीम को। अच्छा, इसमें बल्लेबाज कितने हैं सर 11 खिलाड़ियों में, मतलब जिनको अगर नहीं मिचेल जॉनसन तक भी मैं तो उनको ही बल्लेबाजी आती थी। तो उस सीरीज में जो पहले दोनों फाइनल मैच थे वो दोनों
भारतीय टीम ने जीते थे। सचिन तेंदुलकर ने बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की थी दोनों ही मैच में और प्रवीण कुमार ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी दोनों ही मैच में। तो यही होता है जब आप एक गुरूर पाल के बैठे होते हैं, जिसका जिक्र अभी जस्टिन लैंगर के हवाले से दीपेश ने किया कि वो जब क्रैक्स को देख के खुश हुए थे, लेकिन उस क्रैक्स का जो क्रैक्स बने वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में अभी भी दर्ज है, जिस तरह से भारतीय टीम ने हराया था। चलिए, इस मैच को लेकर बहुत जैसे जैसे मैच करीब आता जा रहा है, 26 तारीख से जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे बयान आ रहे हैं, वैसे ही वैसे माहौल गरमा रहा है। तो हमारी नज़र है, हम आपको हर उस बयान से रूबरू कराते रहेंगे, वाकिफ कराते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज के लिए और पूरी की पूरे इस मैच के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे जो हम हमेशा गुजारिश करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें काम कर, आप देखते हो कई बार शो के दौरान हम लोगों को खांसी वासी आ रही होती है, फिर भी हम लोग शो में बैठे रहते हैं, इसलिए कि लगता है नहीं आपसे कनेक्ट हो, आपको अपडेट करें, यही हमारा काम भी है। तो थोड़ा सा जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, तो हमारा हौसला बढ़ता है। वो करना मत छोड़िए, वो लगातार करते रहिए, अपने दोस्तों से भी कराते रहिए, अपने परिवार वालों से कराते रहिए। बहरहाल अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।